Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 India in the 18th century। तो बेटा इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी की इंडिया को डिस्कस करेंगे कि 18th सेंचुरी जब चल रही थी तो इंडिया में कंडीशंस कैसी थी, कौन रूलर थे, जो रूलर थे उन लोगों ने इंडिया को किस तरीके से रन करने की कोशिश की, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1701 टू 1800 तक के टाइम पीरियड को, क्योंकि 18th सेंचुरी हम किसको ही बोलते हैं, वो टाइम जो 1701 से स्टार्ट होता है और 1800 पे ख़त्म हो जाता है या 1800 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, कोई बात बेटा। अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें कि मुग़ल एम्पायर कब से कब तक इंडिया में फ्लरिश किया, तो मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले थे बाबर। कौन थे बेटा? बाबर। और मुग़ल एम्पायर इनके फाउंडेशन स्टोन रखने से सक्सेसफुल होता रहा कब तक? जब तक किसका डेथ नहीं हुआ? औरंगज़ेब का। ठीक है, क्योंकि औरंगज़ेब की बेटा जैसे ही डेथ होती है मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन करने लग जाता है। बाबर जिन्होंने मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन रखा, उसके बाद से मुग़ल एम्पायर ने कंटिन्यू ग्रोथ की इंडिया में। पर बेटा 1707 में डेथ हो जाती है औरंगज़ेब की और उसके बाद मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन करने लग जाता है। ठीक है, चलो। तो जो मुग़ल एम्पायर था वह फ्लरिश करता है। ग्रेट मुगल्स, दो ग्रेट मुगल्स के बीच में पहले होते हैं बाबर और लास्ट होते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में। इनके बीच में अभी अकबर आएंगे, शाहजहाँ आएंगे, जहांगीर आएंगे। ठीक, कोई बात। पर मैं ये बोल रही हूँ कि कब से कब तक, तो बाबर से स्टार्ट करके औरंगज़ेब तक कंटिन्यू मुग़ल एम्पायर ग्रोथ पे था। पर औरंगज़ेब की डेथ के बाद ऐसा नहीं होता कि मुग़ल एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है। मुग़ल एम्पायर चलता रहता है बेटा, पर वो डिक्लाइनिंग फेज में होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। The empire declined rapidly and the Mughals lost control over many of their provinces। वो provinces जो मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में थी जब तक औरंगज़ेब जिंदा थे, अब वो धीरे धीरे सारी मुग़ल प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट होती जाएंगी, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी औरंगज़ेब की डेथ के बाद वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। सेंट्रल अथॉरिटी क्या हो जाएगी बच्चा? वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स होंगे वो अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगे और इसकी वजह से फॉरेन अटैक्स, फॉरेन इन्वेजन्स होंगे। देखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जहाँ पर आज हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अब प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी होंगे और इससे एक्सपोज होगी मुगल्स की वीकनेसेस। इन कंडीशंस का एडवांटेज लेने के लिए पहले से ही दो लोग मौजूद हैं। एक है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बात। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दीज टू कंडीशन, ये जो हम फॉरेन इन्वेजन्स अब इंडिया में होंगे, हम अनप्रोटेक्टेड हो गए, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई है, मुगल्स का कंट्रोल ग्रेजुअली वीक होता जा रहा है, इन दो कंडीशंस का एडवांटेज लेंगे इंग्लिश और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज और ज्वाइन करेंगी लोकल रीजनल पावर्स को इन द कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब पॉलिटिकल अथॉरिटी लेने के लिए इंग्लैंड भी है, इंग्लिश भी है, फ्रेंच मतलब फ्रांस भी है और लोकल तो हैं ही हमारे जो रूलर्स, जिनकी पावर को पहले किसने सब्जुगेट कर लिया था? मुगल्स ने। ठीक है, अब मुगल्स वीक हो रहे तो वो चाह रहे हैं हम भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इंग्लिश चाह रहा है कि हम हमारा कंट्रोल करें, फ्रेंच चाह रहा है कि अब हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। तो मिडिल 18th सेंचुरी में, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, जो मुगल्स थे, मराठा थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ये चीफ कंटेंटर बन गए पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए कि इंडिया में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी किसकी चलेगी? मुगल सोच रहे हैं हमारी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रहे हैं मेरी और मराठा सोच रहे हैं हमारी। तो चीफ कंटेंडर, चीफ कॉम्पिटिटर तीन है, मुगल्स, मराठास और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे ही 18th सेंचुरी का एंड होगा, ब्रिटिश एमर्ज विक्टोरियस, और जीतते हुए कौन दिखेंगे हमें? ना तो मराठा ना तो मुगल, तीसरा ही व्यक्ति, वो है ब्रिटिश। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट के ऊपर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है बात। नाउ causes of decline of the Mughal Empire।
डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चा क्षीण होना, धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, ठीक है। तो मुगल एम्पायर के खत्म होने के, क्षीण होने के क्या कारण थे, क्या रीजंस थे, वो हम पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत सारे रीजन थे, कोई एक दो रीजन नहीं थे, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से इतना माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। और वो रीजन विद इन एम्पायर भी थे, विद इन एम्पायर मतलब एम्पायर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चल रही थी एंड आउटसाइड एम्पायर भी थी, ठीक है बात। चलो, जो कारण बने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, एक तो एम्पायर के अंदर भी बहुत सारे कारण हैं, एम्पायर के बाहर भी कारण है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस मिलके किसी भी चीज़ को खत्म कर सकते हैं, और ऐसा ही मुगल्स के साथ हुआ। पहला तो है, फर्स्ट रीजन जो है, फर्स्ट कॉज जो है वो है औरंगजेब्स अनवाइज पॉलिसी। बेटा जो अकबर थे वो रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते थे, हिंदू मुस्लिम को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते थे, पर जो औरंगजेब थे उन्होंने अकबर की जो पॉलिसी थी डिप्लोमेसी की, रिलीजियस टॉलरेंस की, उसे रिवाइज कर दिया, ठीक है। कूटनीति जो अकबर की थी, जो धार्मिक सहिष्णुता अकबर के टाइम पे थी, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब धार्मिक सहिष्णुता, वो औरंगजेब ने खत्म कर दी। उसने जिजिया टैक्स फिर से लगा दिया, रीइम्पोज कर दिया। जिजिया कौन देता था बच्चा? जिजिया देने वाले होते थे नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। नॉन मुस्लिम से ये कहा जाता था इनडायरेक्टली, मतलब हिंदू से ये कहा जा रहा है कि आपका रूलर जो है वो मुस्लिम है, इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इट इज पेड बाय नॉन मुस्लिम्स टू अ मुस्लिम रूलर, ठीक, कोई बात। चलो, फिर औरंगजेब ने मंदिरों को डिस्ट्रॉय कराने का भी ओपन ऑर्डर दे रखा था कि भैया परमिशन है, आप मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर। रेवेन्यू कलेक्टर्स जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे औरंगजेब के लिए, दे ऑप्रेस्ड द पीजेंट्स, वो पीजेंट्स को बहुत परेशान करते थे, उनका दमन करते थे। ये जो फैक्टर्स थे इस वजह से रिवोल्ट होने लगे। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, ये सब रिवोल्ट करने लगे किसके साथ? औरंगजेब के साथ। जबकि ये सारे लोग बहुत अच्छे से रहते थे अकबर के साथ, पर औरंगजेब के साथ सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, विच ग्रेटली वीकेंड द एम्पायर, और इस वजह से एम्पायर कमजोर होता गया। औरंगजेब ऑल्सो लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ राजपूत्स, और राजपूत्स भी जितने लॉयल अकबर के टाइम पे थे अब वो उतने लॉयल नहीं रहे, ठीक है, बाय इंटरफियरिंग इन देयर इंटरनल मैटर्स। देखो अकबर ने क्या कहा था कि आपके इंटरनल मैटर्स आपके, हम उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पर औरंगजेब अननेसेसरी इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगा, इस वजह से राजपूत भी जो थे वो लॉयल नहीं रहे। और तो अब राजपूत्स भी सपोर्ट में नहीं है औरंगजेब की, ठीक है। और गलती किसकी? औरंगजेब की है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम नदर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया से बहुत लंबे टाइम तक औरंगजेब दूर रहा, 1861 से 1707 तक। तो औरंगजेब जो था इस टाइम में इन्वॉल्व था डेक्कन के अफेयर्स में, अब उसे डेक्कन के ऊपर कंट्रोल करना था, ठीक है। अब डेक्कन में भी एक मजबूत सम्राट बैठे थे उस टाइम में, शिवाजी, इतना आसान डेक्कन जीतना भी नहीं था, पर औरंगजेब क्योंकि नॉर्थ इंडिया से दूर रहे, डेक्कन में रहे, तो उन्होंने अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया, थोड़ा सा साइड में रख दिया, क्योंकि अब उनका मेजर फोकस डेक्कन पे था। दिस अलाउड द एम्बिशियस नॉबल्स टू बिकम पावरफुल, और उस टाइम में जब औरंगजेब दिल्ली में नहीं था, डेक्कन के अफेयर्स को देख रहा था, उस टाइम में जो इसके कोर्ट नॉवेल्स थे इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हैं और थोड़े से पावरफुल बन जाते हैं। ये रोल ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। देखो औरंगजेब की डेथ के बाद ये जो नॉवेल्स होंगे ये अपने आप को किंग मेकर समझने लगेंगे कि भैया आगे आने वाला जो राजा होगा वो तो हमारी हिसाब से ही बनेगा और हमारे हिसाब से काम करेगा, ऐसा आप नॉवेल सोच रहे हैं। और इसी सोच के कारण ये मुगल एम्पायर में ले आएंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है बात। एक राजा आएगा जाएगा और इस तरीके से मुगल एम्पायर कमजोर हो जाएगा। देखो औरंगजेब की होती है डेथ, 3 मेन ग्रुप्स होते हैं नॉवेल्स के कोर्ट में, ठीक है। औरंगजेब की डेथ है, डेथ के पहले से भी बच्चा जो कोर्ट था उसमें 3 टाइप के, 3 मेजर ग्रुप के नॉवल होते थे। पहले थे अफगानिस्तान के तुरानीज, दूसरे पर्शिया के ईरानीज, और तीसरे हिंदुस्तानी ऑफ इंडिया, हमारे भारत के हिंदुस्तानी लोग भी मुगल कोर्ट में होते हैं, पर्शिया के ईरानीज भी होते हैं, अफगानिस्तान के तुरानीज भी होते हैं। तो जब जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है ये अपने आप को किंग मेकर समझने लगते हैं, एज्यूम द रोल ऑफ किंग मेकर, कि भाई राजा तो हम ही बनाएंगे। ये कॉन्स्पिरेंसी करने लगते हैं। कॉन्स्पिरेंसी इसका मतलब होता है षड्यंत्र, टू डिपोज द किंग, राजा को हटाने के लिए षड्यंत्र रखते हैं, राइवल कैंडिडेट को रेस कर देते हैं थ्रोन के लिए,
ठीक ही बात है, एक जो राजा है उसको हटाना है, नए राजा को लेके आना है। तो बेटा ये जो फ्रीक्वेंट रूलर्स में चेंजेस आते रहते हैं, इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है मुगल एम्पायर में। और देखो अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी, आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, तो बेटा बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन होने के चांसेस हैं आपकी कंट्री पे। और बहुत सारी जो प्रोविंसेस जिनको आपने अपने कंट्रोल में आज तक कर रखा था, वो सोचेंगे हम भी आज़ाद हो जाते हैं, इनके पास कहाँ पावर है, आज जो राजा है कल वो नहीं है, परसों दूसरा राजा बन गया, तीसरे दिन तीसरा राजा बन गया, तो ये अब क्या ही कंट्रोल करेंगे, तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो नॉवेल्स की एक गलती के कारण बहुत सारी प्रोविंसेस अलग अलग टूट के अलग होने लग गई, साथ में ही फॉरेन इन्वेजन के भी चांसेस बन गए। अब हम देखेंगे रोल ऑफ लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स किसको कहते हैं बच्चा? औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो पहली बात तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे ही नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटर मुगल्स। इन्होंने 150 ईयर्स तक रूल किया, 1707 से 1857 तक। इनमें इंपॉर्टेंट थे बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फरूख शेर और मोहम्मद शाह। ये चार इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन? बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फरूख शेर, मोहम्मद शाह। जो लेटर मुगल्स थे वो उतने कैपेबल ग्रेट मुगल्स नहीं थे, मतलब उतने कैपेबल नहीं थे जितने ग्रेट मुगल्स थे। बाद में आए जो मुगल्स थे औरंगजेब के बाद, वो उतने कैपेबल नहीं थे जितने ग्रेट मुगल्स थे, जैसे बाबर था, अकबर था, इतने नहीं थे ये लोग। एंड द इंट्रिग्यूज ऑफ दियर नॉबल्स मेड इट ऑल मोर डिफिकल्ट। और ये जो कंटिन्यू इंटरवेंशन कर रहे थे नॉबल्स, एक राजा को बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, इससे भी जो रूल था वो एफिशिएंटली चल नहीं पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। अंडर दैम मुगल एम्पायर ब्रोक अवे। और इन्हीं के चलते, लेटर मुगल्स के चलते, नॉवेल्स के चलते पूरा मुगल एम्पायर टूट गया। ब्रोकअप मतलब टूट गया। जो मुगल रूल अल्टीमेटली एंड होता है 1857 में, और 1857 में पूरा मुगल रूल कंप्लीटली वैनिश्ड, खत्म हो जाता है। नाउ ब्रेकिंग अप द एम्पायर। ब्रेकिंग अप ऑफ द एम्पायर, एम्पायर कैसे टूटेगा वो हम देखेंगे। ड्यूरिंग द मोहम्मद शाहज रीजन, जब मोहम्मद शाह का रीजन चल रहा था, कुछ एम्बिशियस जो नॉबल थे उन्होंने अपने अपने स्टेट एस्टेब्लिश करना चालू कर दिए, दैट वर वर्चुअली फ्री फ्रॉम मुगल कंट्रोल, जो मुगल कंट्रोल से फ्री थे। इसमें से कुछ स्टेट्स जो थे वो इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत प्रॉस्पर थे, इनके पास अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी। हाउएवर दे फेल टू यूनाइट अगेंस्ट इन्वेडर्स। पर जब इन्वेजन्स हुए तो ये एक नहीं हो पाए। बेटा देखो, मोहम्मद शाह का जब रीन चल रहा था तो कुछ जो मुगल्स थे, जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस मुगल नॉवेल्स थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने अपने किंगडम्स को बनाना चालू कर दिया। और ये जो किंगडम्स बनाई ये मुगल कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी। इसमें से कुछ तो इकोनॉमिकली कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी, पर जब फॉरेन इन्वेजन हुए तो ये एक दूसरे के साथ आ नहीं पाए, यूनाइट नहीं कर पाए और फॉरेन इन्वेजन्स को रोक नहीं पाए। अब जो ऐसे प्रोविंसेस थे उसमें था बंगाल। मुर्शिद कुली खान जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था 1717 में, वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट करने वाले मुगल्स ही थे। ठीक है, ये गवर्नर कब बनी बंगाल के? 1717 में। पर ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे, अपना रूल्स रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बना रहे थे। ही एंड हिज सक्सेसर, ये और इनके सक्सेसर ने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया, एग्रीकल्चर ट्रेड को प्रमोट किया। जब मुर्शिद कुली खान रूल कर रहे थे तो बंगाल एक प्रॉस्पर स्टेट बना। दे हाउएवर नेग्लेक्टेड द आर्मी एंड नेवी। पर इन्होंने एक गलत काम किया। देखो, आप ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स पे ध्यान दे रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होना भी बहुत ज़रूरी है, नेवी होना जरूरी है। इस पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस एरिया को इन्होंने नेग्लेक्ट किया। साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स होते हैं, आज भी बेटा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत करप्टेड है। तो ये करप्शन आज से नहीं चला आ रहा, बहुत पुराना है। तो ये इस बात पे भी ध्यान नहीं दे पाए कि करप्शन को रोकना चाहिए। करप्शन भी बहुत था बंगाल में। चलो, अवध जो स्टेट था अवध का, वो भी इंडिपेंडेंट ही था अंडर शहादत खान। मोर और लेस लिखा, मतलब अप टू सम एक्सटेंट अवध भी इंडिपेंडेंट हो गया। किसके अंडर में? शहादत खान के, जो गवर्नर जनरल बने थे 1724 में। शहादत खान और उनके सक्सेसर, इन्होंने भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए, मतलब जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसको बहुत ही सुचारू किया, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी अवध की उसको सुधार दिया, इम्प्रूव कर दिया। एक नया ही लखनवी कल्चर डेवलप हुआ लखनऊ में। ठीक है,
लखनऊ बिकेम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और अवध में जो लखनऊ था वो एक ग्रेट सेंटर बन गया आर्ट का, लिटरेचर का। एक नए फॉर्म का आर्किटेक्चर यहाँ पर डेवलप हुआ, जिसका स्टाइल कहीं ना कहीं मुगल स्टाइल से ही आता था। मुगल स्टाइल डेवलप्ड विच इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन इमाम बाड़ा एट लखनऊ। एक नए प्रकार का स्टाइल डेवलप हुआ जो कि बेस था मुगल स्टाइल ऑफ डेवलप्ड मुगल स्टाइल पे ही डेवलप था। एक नए फॉर्म का आर्किटेक्चर आएगा जो बेसिकली कहीं ना कहीं किससे लिया गया है, मुगल स्टाइल से ही डेवलप किया गया है। जो अगर आपको देखना है तो आप लखनऊ का इमाम बाड़ा देखिए, वो उसी तरीके से डेवलप हुआ है नए आर्किटेक्चरल स्टाइल में। आर्किटेक्चरल स्टाइल नया ज़रूर था पर वो मुगल स्टाइल से ही डेवलप हुआ था। ये है बेटा लखनऊ का इमाम बाड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हैदराबाद की। 1724 में चिन किलिच खान, क्या पढ़ेंगे इसको बेटा अपन, चिन किलिच खान, ठीक है बात। 1724 में चिन किलिच खान, जिन्हें हम निज़ामुल मुल्क के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है बात। हैदराबाद कब की बात करें हम, 1724 की बात करें। चिन किलिच खान, जिन्हें हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, निज़ामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, फोर्स्ड मोहम्मद शाह, उन्होंने फोर्स किया मोहम्मद शाह को टू गिव हिम द टाइटल ऑफ अशफ जहां एंड रिकॉग्नाइज हिम एज द गवर्नर ऑफ द डेक्कन। इन्होंने फोर्स किया मोहम्मद शाह को कि भाई तुम मुझे अशफ जहां का टाइटल देके मुझे गवर्नर और रिकॉग्नाइज कर दो डेक्कन का। देयर आफ्टर ही बिकेम वर्चुअली एन इंडिपेंडेंट रूलर, और इसके बाद ही वो इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। इन्होंने स्टेट ऑफ हैदराबाद एस्टेब्लिश किया। जितने भी रिबेलियस विद्रोही चीफ थे उस पर्टिकुलर एरिया के, उन सबको शांत किया, उन्हें क्रश कर दिया, पूरी तरह ख़त्म किया। द स्टेट ऑफ हैदराबाद प्रोग्रेस्ड अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से सुन लो, 1724 में चिन किलिच खान, जिन्हें हम निज़ामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, फोर्स मोहम्मद शाह, उन्होंने मोहम्मद शाह को फोर्स किया कि मुझे असफ जहाँ का टाइटल दो और गवर्नर बना दो डेक्कन का। इसके बाद इन्होंने एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह वर्चुअली रूल किया। कहाँ पर, हैदराबाद पे। पूरे जितने भी रेवेलियस चीफ थे जो नहीं चाह रहे थे कि ये रूल करें, उन सबको क्रश किया, और हैदराबाद में जब ये रूल कर रहे थे तो हैदराबाद ने बहुत प्रोग्रेस की, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चेंज हुआ। अब हम लखनवी कल्चर की बात करेंगे बच्चा। तो अवध का जो कैपिटल था पहले फैज़ाबाद हुआ करता था, बर्बाद में से लखनऊ ले आया गया कब, 1775 में। अंडर द नवाब ऑफ नवद, ये जो सिटी थी इसने आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर में बहुत ग्रोथ देखी। द सिटी सॉ फ्लावरिंग ऑफ आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर। ग्रेसफुल कथक डांस आ गया लखनऊ में अंडर नवाब बाजिद अली शाह। द ग्रेसफुल कथक डांस फ्रॉम had its origin in लखनऊ अंडर नवाब बाजिद अली शाह। नवाब बाजिद अली जब रूल कर रहे थे, जब कथक एक बहुत ही ग्रेसफुल डांस का फॉर्म है वो आया। गज़ल्स लिखी जाने लगी, गज़ल्स बोली जाने लगी, ग्रेट म्यूज़िकल ट्रेडिशन यहाँ पर डेवलप हुआ। जो लखनऊ के लोग हैं वो भी आज तक अपने पोलाइट और रिस्पेक्टफुल मैनर के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है। आदाब, आप लोगों ने सुना होगा ना, आदाब, माई रिस्पेक्ट टू यू, बोलते हैं ना आदाब। तो आदाब का मतलब क्या होता है, माई रिस्पेक्ट टू यू। ये एक टिपिकल ग्रीटिंग था रिस्पेक्ट का। पहले आप, आफ्टर यू मतलब पहले आप उसके बाद में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लखनवी कल्चर को बहुत ग्रेट बनाती थी। आदाब, माई रिस्पेक्ट टू यू, पहले आप, है ना। एन एक्सप्रेशन ऑफ कर्टसी, पहले आप क्या था, आफ्टर यू क्या था, आपके बाद में, है ना, पहले आप कर लें। तो ये एक्सप्रेशन था कर्टसी का। ये ले आदाब लखनवी अंदाज था, है ना, रिस्पेक्ट देने का। द कुजीन्स लखनऊ कंप्राइजिंग माउथ वाटरिंग कबाब्स। अब कुजीन की बात करें, खाने पीने के जो कबाब हैं, बिरयानी है, रुमाली रोटी है, ये तो बिल्कुल माउथ वाटरिंग है, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाए। कबाब, बिरयानी, रुमाली रोटी, ये ग्रेट फेवरेट फूड लवर्स के एक बहुत ही पसंदीदा जगह हुआ करती थी। नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर इस लखनवी कल्चर को देखने, इस लखनवी खाने को खाने के लिए आया करते थे, ठीक है। जयपुर की बात करेंगे। द राजपूत स्टेट ऑफ आमेर, एक राजपूत स्टेट जिसका नाम है आमेर, जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं, रोज टू प्रोमिनेंस अंडर सवाई राजा जय सिंह।
तो जयपुर के लिए आप किसको याद करोगे? सवाई राजा जय सिंह। ठीक है। जय सिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर सिटी को फाउंड करने का श्रेय किसे ही जाता है बेटा? सवाई राजा जय सिंह को। सिटी ऑफ जयपुर किसने बनाई? सवाई राजा जय सिंह ने बनाई। ये आर्ट और साइंटिफिक लर्निंग का एक सेंटर बना। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, और जो सवाई राजा जय सिंह थे उनका बहुत इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में। उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनाई दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में। तो अगर पूछा जाएगा कि बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ऑब्जर्वेटरीज किसने बनाई, तो वो बनाई सवाई राजा जय सिंह, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। देन भरतपुर एंड रोहिलखंड। जो जाट्स थे इस रीजन के, कहाँ के? दिल्ली के आसपास के, आगरा के, मथुरा के, उन्होंने एस्टेब्लिश किया द स्टेट ऑफ भरतपुर, while the रोहिला अफगान्स फॉर्म द स्टेट ऑफ रोहिलखंड। तो जाट्स थे आगरा के, दिल्ली के, मथुरा के, इन्होंने स्टेट ऑफ भरतपुर बना लिया, जबकि के जो रोहिला थे अफगान के, उन्होंने रोहिलखंड को बनाया, कवरिंग द टेरिटरीज ऑफ मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली इन उत्तर प्रदेश। आज का जो उत्तर प्रदेश का बरेली, बिजनौर और मुरादाबाद है, उन टेरिटरीज को मिला के रोहिलखंड और भरतपुर बनाने का श्रेय जाता है किसको? जाट्स को। ठीक है। और अफगान के रोहिलास को। फॉरेन इन्वेजन्स। बेटा अब हम देख रहे थे कि दिल्ली थोड़ा सा वीक हो रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ रही है। इन सब का फ़ायदा उठाते हुए, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, कि भाई इंडिया में तो पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल ही नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, तो जो पर्शियन रूलर थे जिनका नाम था नादिर शाह, वो इंडिया को लूटने आ गए, इंडिया को इन्वेड करने आ गए। उन्होंने मुगल एम्परर को हराया। मोहम्मद शाह एट करनाल, कब? 1739 में। मोहम्मद शाह restored his throne only after he seceded, gave up all the territory west to Indus। बेटा जो मोहम्मद शाह थे करनाल के, उन्हें हरा दिया नादिर शाह ने 1739 में। मोहम्मद शाह को अपना एरिया, अपना ताज वापस कब मिला? जब उसने वो सारी टेरिटरीज नादिर शाह को दे दी जो इंडस रिवर के वेस्ट में थी। अफगानिस्तान thus went permanently out of the control of मुगल्स, और इसके बाद फिर अफगानिस्तान कभी मुगल कंट्रोल में नहीं आया। ठीक है बात। इंडस रिवर के वेस्ट का जो टेरिटरी था, जो अफगानिस्तान था, वो परमानेंटली अब मुगल से छूट गया, आउट ऑफ मुगल कंट्रोल। क्या? अफगानिस्तान। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? नादिर शाह। हारे कौन थे? मोहम्मद शाह। कहाँ पर? करनाल में। कब? 1739 में। चलो, नादिर शाह हमारे इंडिया से बहुत सारी वेल्थ ले गया, उसमें सबसे ज़रूरी था कोहिनूर डायमंड। ठीक है। और शाहजहाँ ने जो ज्वेल स्टडेड पिकॉक थ्रॉन बनवाया था ना, पिकॉक थ्रॉन, इसको आप गूगल पे सर्च करना, बहुत ही ब्यूटीफुल पिकॉक थ्रॉन बनवाया था शाहजहाँ ने, उसके ऊपर ज्वेल्स वगैरह लगे हुए थे, वो भी ले गया। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा कोहिनूर हीरा ले गया नादिर शाह। नादिर शाह का जो इन्वेजन था, उसने मुगल्स की वीकनेसेस को पूरे वर्ल्ड में ओपन करके रख दिया कि भाई आप मुगल में कोई पावर नहीं बची है। इनके इन्वेजन के बाद जो मराठा थे, उन्होंने एक्सपांड करना चालू किया नॉर्थ वर्ड एंड थ्रेटन द मुगल अथॉरिटी। देखो, नादिर शाह के इन्वेजन ने मुगल एम्पायर को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, इसका फ़ायदा उठाया हमारे मराठास ने और नॉर्थ वर्ड मूव करना चालू कर दिया और मुगल अथॉरिटी को थ्रेटन किया, चेतावनी दी। 1748 से 1761 तक जो अफगान रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भी इंडिया को बार बार इन्वेड किया। तो पहला इन्वेजन स्टार्ट किया नादिर शाह ने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के टाइम। उस इन्वेजन को कंटिन्यू किया किसने? अहमद शाह अब्दाली। ये भी इंडिया को बहुत बार लूटे। कब? 1748 से 1761 के बीच में। 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली था, इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब बेटा मराठा जो सपना देख रहे थे कि मुगल्स आएंगे और हम अपना एम्पायर लाएंगे, इस सपने को क्रश किया, चकनाचूर कर दिया किसने? अहमद शाह अब्दाली। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली हरा देता है मराठास को। इतनी बुरी तरीके से हारते हैं मराठास की मैं क्या बताऊं। 1761 में कौन हराता है किसको? 1761 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें हारते हैं मराठा। किससे हारते हैं? अहमद शाह अब्दाली से हारते हैं। और इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है मराठास की। किसको रिप्लेस करने की? मुगल्स को रिप्लेस करने की।
सपना देख रहे थे मराठा मुगल डिक्लाइन करेंगे तो हम रूल करेंगे, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। इसके लिए एक ही फैक्टर जिम्मेदार, एक ही वेक्टर जिम्मेदार है, वो है अहमद शाह अब्दाली। जो सुप्रीम पावर मराठा अपने हाथों में चाहती थी, अब उसे वो नहीं मिली। ये जो इवेंट था उसने ये बात भी क्लियर कर दी कि भाई अब इंडिया को संभालने की ताकत किसी इंडियन में तो नहीं है, ये लोग बिल्कुल पूरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ से रास्ता क्लियर हो जाता है ब्रिटिश टू एमर्ज एज पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। अब इमर्ज एक बहुत बड़ी ब्रिटिशर्स एमर्ज होंगे एज अ ग्रेट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ये जो इवेंट हुआ मराठास का हार जाना अहमद शाह अब्दाली से, इस इवेंट ने क्लियर कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता कि अब वो एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे इंडिया में। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रीजनल पावर्स ऑफ 18th सेंचुरी। तो पहले तो मराठा को ही पढ़ेंगे। शिवाजी ने मराठास को यूनिफाई किया पॉलिटिकली। शिवाजी ने जितने भी मराठा थे उन्हें पॉलिटिकली यूनिफाई करने का काम किया। जब शिवाजी रूल कर रहे थे तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया किसको, मुगल एक्सपांशन इन डेक्कन। जब तक शिवाजी रहे मुगल्स अपने आप को डेक्कन में एक्सपांड नहीं कर पाए, एक्सपेंशन नहीं कर पाए। शिवाजी की डेथ होती है 1680 में, और 1689 में जो मुगल्स थे अंडर औरंगज़ेब वो डिफीट कर देते हैं, किल कर देते हैं शिवाजी के बेटे संभाजी को। शिवाजी जब तक जिंदा रहे मुगल एक्सपांड नहीं कर पाए, डेक्कन की तरफ देख नहीं पाए। पर जैसे शिवाजी की डेथ होती है 1680 में, 1689 में ही मुगल्स जब औरंगज़ेब का रूल चल रहा था, औरंगज़ेब के रूल में डिफीट कर देते हैं संभाजी राव। संभाजी राव कौन होते हैं बेटा, बेटे होते हैं शिवाजी के। शिवाजी के बेटे का नाम क्या था संभाजी। इनको हरा देते हैं औरंगज़ेब। संभाजी को हराने के बाद ये जो संभाजी का बहुत छोटा सा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसका नाम होता है शाहू, जिसे हम शिवाजी 2 भी कहते हैं। तो संभाजी को तो मार देते हैं, ये तो चलो शिवाजी के बेटे मर गए, पर जो शिवाजी का पोता होता है जिसका नाम है शाहू, और बाद में हम उसे बोलेंगे शिवाजी 2, उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। संभाजीज ब्रदर राजा राम फेल फाइटिंग एट सतारा, और संभाजी के जो भाई होते हैं राजा राम, वो भी सतारा में हार जाते हैं 1700 में। Thereafter, Raja Ram's widow Tarabai ruled Maratha from Kolhapur on behalf of her minor son Shivaji III. अब देखो बेटा राजा राम लड़ते लड़ते मर जाते हैं सतारा में। तो अब एम्पायर को रूल कौन करेगा, कोई ना कोई तो पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए। तो राजा राम की वाइफ थी, अब तो विडो हो गई वो, क्योंकि राजा राम की तो डेथ हो गई ताराबाई, वो मराठा एम्पायर को रूल करती हैं। कहाँ से, कोल्हापुर से। पर वो बेटा शिवाजी 2 के बिहाफ पे रूल नहीं कर रही होती, वो शिवाजी 3 के बिहाफ पे रूल कर रही होती हैं, जो कि उनका ही अपना माइनर बेटा होता है। तो ये भी अब एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा, ठीक है, कि भाई अब देखो वैसे तो राज्य किसका था, शिवाजी का। शिवाजी के पास किसका होना था, संभाजी, और संभाजी के पास शाहू जी का होना चाहिए, जिसे हम शिवाजी 2 कह रहे हैं। पर राजा राम की डेथ के बाद रूल कौन करने लगी, ताराबाई मराठा एम्पायर को। कहाँ से, कोल्हापुर से। वो बोल रही है कि मैं रूल कर रही हूँ शिवाजी 3 के बिहाफ पे, जो कि मेरा माइनर बेटा है। तो आने वाला रूलर शिवाजी 2 बनेगा कि शिवाजी 3, ये देखने वाली बात होगी। राइज ऑफ पेशवा बहादुर शाह हु सक्सीडेड औरंगजेब इन 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। उसके बाद बहादुर शाह बनते हैं किंग, तो वो शाहू को रिलीज कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक सिविल वॉर चल जाता है मराठा थ्रोन के लिए बिटवीन शाहू, जिसको हम शिवाजी 2 भी कहेंगे, और शिवाजी 3 के बीच में। शाहू एमर्ज्ड मोर पावरफुल विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की हेल्प के कारण जो शिवाजी 2 या जो शाहू होते हैं वो जीत जाते हैं। अब बालाजी विश्वनाथ कौन होते हैं, बहुत ही श्रूड, चतुर, चालाक रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं शाहू 2 को और उन्हें जिता देते हैं। शाहू एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट सतारा। शाहू अपनी कैपिटल कहाँ बना लेते हैं, सतारा में बना लेते हैं। शिवाजी 3 एस्टेब्लिश करते हैं अपनी कैपिटल को कोल्हापुर में। आपस में लड़ते रहते हैं, सतारा और कोल्हापुर कंटिन्यू लड़ते रहते हैं। अब लड़ते 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 एक बार ऐसा होता है कि जो कोल्हापुर होता है उसको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। किसको, शाहू जी को। मतलब शाहू जी, शिवाजी 2 का ध्यान अब कहीं और लग ही नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्रेस नहीं, कोई स्टेट वेलफेयर नहीं, बस आपस में झगड़ा कर रहे हैं शिवाजी 2 शिवाजी 3, ठीक है। ही ग्रू इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन बालाजी विश्वनाथ। जब शाहू और शिवाजी 3 लड़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शाहू जी ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं बालाजी विश्वनाथ पे। whom he made his पेशवा। पेशवा बोले तो चीफ मिनिस्टर। बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने क्या बना दिया था, चीफ मिनिस्टर। और अब उनकी डिपेंडेंस किस पे बढ़ती जा रही है बेटा,
पेशवा मतलब बोले तो बालाजी विश्वनाथ पे बढ़ते जा रही है। ग्रेजुअली द पेशवा बिकेम द रियल रूलर ऑफ मराठा, और धीरे धीरे करके हम बोलते हैं ना कि अगर आप एक चीज़ से ध्यान हटाओगे दूसरे पे पूरी तरह लगाओगे तो वो चीज़ आपके कंट्रोल से निकल जाएगी। और ऐसा ही हुआ साहूजी के साथ कि अब एक्चुअल में रियल जो कंट्रोल था मराठास का या मराठा एम्पायर का वो बालाजी विश्वनाथ के पास आ गया, मतलब पेशवा के पास आ गया। बालाजी विश्वनाथ got the Mughal emperor to recognize Shahu as rightful ruler of the Maratha। बालाजी विश्वनाथ की एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वो मुगल एम्परर से इस बात को मनवाने में बिल्कुल सफल रहे कि भैया जो राइटफुल रूलर है मराठा एम्पायर के वो शाहू ही है, ठीक है, शिवाजी 3 नहीं है, क्योंकि शिवाजी के बाद संभाजी और संभाजी के बाद शाहू को मिलना था। ये तो ताराबाई एक कठिन समय में रूलर बन गई वो एक अलग बात है, पर राइटफुल रूलर तो कौन ही है, शाहू। इन रिटर्न जो मुगल से उन्होंने प्रॉमिस किया कि आप हमें ट्रिब्यूट देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे डेक्कन में, कोई बात। और जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने किसके साथ भी कोऑपरेट किया, किंग मेकर्स इन मुगल कोर्ट्स, मुगल कोर्ट में जो किंग मेकर थे उनके साथ। बालाजी विश्वनाथ डिवाइडेड द मराठा टेरिटरीज एमंग चीफ्स। फिर बालाजी विश्वनाथ ने एक काम और किया, जो मराठा टेरिटरीज थी उनको चीफ्स के बीच में डिवाइड कर दिया और उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का टास्क दे दिया कि भैया ये टेरिटरी तुम्हारी, ये जैसे सपोज करें पूरा मराठा एम्पायर है, मराठा एम्पायर को बहुत सारे भागों में बांट दिया, ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया, और इनसे कहा कि भाई आप लोग आप रेवेन्यू कलेक्शन का काम करें इस एरिया में। जो चीफ्स थे उन्हें बोला गया कि जो भी रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे थोड़ा सा आप अपने पास रख लो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, बाकी पूरा पार्ट किसको दे दो, बालाजी विश्वनाथ को दे दो। दीज मेड देम पावरफुल एंड एम्बिशियस, और इस तरीके से जो चीफ थे वो भी बहुत पावरफुल बनने लग गए। फिर बारी आती है बाजीराव वन की, जो अपने फादर को सक्सीड करते हैं बालाजी विश्वनाथ को, के जो सक्सेसर होते हैं वो होते हैं उनके बेटे बाजीराव वन। कब आते हैं ये रूल करने, बाजीराव वन 1720 में। थ्रू अ ट्रीटी ही मेड पीस बिटवीन द मराठा ऑफ सतारा एंड दोज ऑफ कोल्हापुर। पर बेटा जैसे ही बाजीराव वन आते हैं तो ये बोलते हैं यार हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एम्पायर तो अपना ही है, रूल कोई भी करे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बात ये समझा पाते हैं कोल्हापुर और सतारा दोनों को, और पीस ट्रीटी साइन करवा लेते हैं कोल्हापुर और सतारा के बीच में। अब बाजीराव वन जब रूल करेंगे बेटा तो मराठा एम्पायर बहुत एक्सपांड करेगा, एरिया इसका बड़ा हो जाएगा। इनका जो एक्सपांशन था वो मेनली कैरीड आउट बाय पर्सनल आर्मीज ऑफ मराठा चीफ्स। मराठा चीफ की जो पर्सनल आर्मीज होती थी वो धीरे करके एक्सपांशन का काम कर रही थी, पेशवा की ट्रूप्स इसके लिए नहीं जा रहे थे। 1737 में जो मराठा थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक पहुंच गया। इवन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर वाले जो एरियाज थे वहाँ पर भी मराठा इन्फ्लुएंस है, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में भी है। सम ऑफ द चीफ लाइक सिंधिया एंड ग्वालियर, कुछ चीफ जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, भोसले ऑफ नागपुर, ग्वालियर के सिंधिया, भोसले ऑफ नागपुर, गैकवाड इन बड़ौदा, होलकर इन इंदौर, ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गए पेशवा कंट्रोल से। कैसे हो गए बेटा, देखो जब मराठा एम्पायर एक्सपांड कर रहा था तो उसमें पेशवा की आर्मी का इतना रोल नहीं था जितना किसका रोल था, इन इंडिविजुअल पावर्स का रोल था, ठीक है। धीरे धीरे करके रेवेन्यू कलेक्शन के राइट भी इनके पास थे, ये एक पार्ट रखते जाते बहुत बड़े अमाउंट में ये सेविंग्स करने लगे और धीरे धीरे करके ये पेशवा कंट्रोल के बाहर होते हुए। अब क्या हुआ, जो बाजीराव वन थे उन्होंने शालसेट और बसीन जो कि कोंकण कोस्ट पे थे, किसके कंट्रोल में, पोर्तुगीज कंट्रोल में। आपको ध्यान है ना 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आ गया था और उसके बाद से पोर्चुगल रूल फिर धीरे धीरे करके इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो बाजीराव वन ने सालसेट और बासिन को पोर्चुगल से वापस ले लिया, पोर्चुगीज से वापस ले लिया। पोर्तुगीज, ठीक हुई बात, पुर्तगाली, ये पुर्तगाल पोर्चुगल एक कंट्री है ना। He, however, paid little attention to the administration of newly acquired territories। देखो टेरिटरीज को सिर्फ जीत लेना ही वो मतलब एक प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली बात नहीं है। टेरिटरीज को जीत के उन्हें कंसोलिडेट करना, वहाँ पर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एस्टेब्लिश करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये तो एक पार्ट पूरा किया कि आपने टेरिटरीज को जीता, अभी 90% पार्ट ये है कि आप उसे कंसोलिडेट करें, वहाँ रूल्स रेगुलेशन बनाएं, तभी तो वहाँ के लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको समझेंगे, जानेंगे। आप सिर्फ जीत के अगर पटक देते हैं तो वो टेरिटरी आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी।
तो ये गलती की बाजीराव वन ने कि टेरिटरीज जीती तो, पर वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन नहीं देने के कारण जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज थी वो ज़्यादा टाइम तक इनके कंट्रोल में नहीं रह पाएंगी। बाजीराव देखो, पहले थे बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद आए बाजीराव वन और उसके बाद आएंगे बालाजी बाजीराव, जिन्हें हम नाना साहिब भी कहते हैं। इन्होंने कंट्रोल लिया अपने हाथ में 1740 में। किसने? बालाजी बाजीराव ने। साहू जी की हो जाती है डेथ, मतलब शिवाजी टू की इस टाइम तक हो जाती है डेथ। कब तक? 1749 तक। तो ये जो पेशवा होते हैं, अब होलसेल कंट्रोल इनके पास हो जाता है, तो ये मराठा की कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं? पुणे। जबकि जो साहू के सक्सेसर होते हैं ये उन्हें वहीं सतारा में छोड़ाते हैं और खुद कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं पुणे। बेटा जब बालाजी बाजीराव रूल कर रहे थे तो जो मराठा एम्पायर था उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव कर्नाटक तक पहुंच गया। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज को जीता। किससे जीता? हैदराबाद के निज़ाम से, मैसूर के रूलर से, और अब मालवा बुंदेलखंड तक इनका डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया। बुंदेलखंड के कुछ पार्ट को ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, मालवा को डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। पर अब ये गलती करना स्टार्ट करेंगे। वो गलती क्या होगी? ये जाट को गुस्सा करेंगे, रोहिलखंड के जो रोहिलाज होंगे उन्हें गुस्सा करेंगे, अवध के जो नवाब होंगे उनकी टेरिटरीज को रेड करेंगे और उनसे बोलेंगे चलो चलो अब हमें ट्रिब्यूट पे करो। मतलब अब मराठा अपने ही लोगों के, मतलब ज़बरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहे हैं। जाट से रेवेन्यू मांग रहे हैं, रोहिलाज से रेवेन्यू मांग रहे हैं, उनकी टेरिटरीज को रेड कर रहे हैं। हैदराबाद के नवाब को भी नहीं छोड़ा, सॉरी से तो लड़ ही रहे थे, अवध के नवाब से लड़ रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं हमें ट्रिब्यूट दो। साथ ही साथ 1751 में जो मराठा थे उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को भी फोर्स किया कि उड़ीसा को सिसीड करो, उड़ीसा हमें दे दो, उड़ीसा को छोड़ दो और हमें ट्रिब्यूट देना स्टार्ट कर दो। अब क्या होगा बेटा? 1757 में जो मराठाज हैं वो मुगल एम्परर को हेल्प करेंगे बाय रिमूविंग द एजेंट पोस्टेड इन दिल्ली बाय अहमद शाह अब्दाली। बेटा देखो, अहमद शाह अब्दाली जो था, लूटपाट करने के बाद अहमद शाह अब्दाली अपने एक एजेंट को पोस्ट करके गया था दिल्ली में। तो मराठा कह रहे हैं मुगल से कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। किसको रिमूव करने के लिए? अहमद शाह अब्दाली के जो एजेंट है उसको रिमूव करने में। और ऐसा हुआ भी। 1758 में दे टुक सिरहिंद एंड लाहौर फ्रॉम द अफगान्स। अब मराठाज ने सिरहिंद और लाहौर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। किससे जीत लिया? अफगान से जीत लिया। ऑल दिस मेड अ वॉर बिटवीन मराठा एंड अफगान्स इनएविटेबल। देखो, पहली बात तो आप अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को वहाँ से वापस भेज रहे हो, दूसरा आप अब लाहौर और सरहिंद तक जा रहे हो, तो obvious सी बात है अब लड़ाई होगी किसके बीच में? मराठा और अफगान के बीच में। इनएविटेबल, ऐसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब हम देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। चलो अभी नहीं देखते इसको बेटा, हम इसको देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है बात। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल डिस्कस फ्रॉम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड पार्ट 2।